अभी का हमारी जो एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसी में ये हमारा आज सेट नंबर 7 रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये भारत में कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1973। ये जो आपके प्रोजेक्ट और अधिनियम होते हैं, जो जल संरक्षण अधिनियम हो गए या जो प्रोजेक्ट हो गए, ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। साथ में इसी में आपका एक आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। कौन सा, जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, ये आपका कब चलाया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था वो आपका 1992 में चलाया गया था। इसके साथ हम देखते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम जो आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। सबसे पहले आता है जल संरक्षण अधिनियम। कौन सा, जल संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण अधिनियम ये आपका कब आया था। तो जल संरक्षण अधिनियम जो है ये 1974 में लाया गया था। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम आता है। कौन सा, वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम आपका लाया गया था 1980 में। और जो जैव विविधता था, जैव विविधता दिवस आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम 2 फरवरी को मनाते हैं। और जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। इसी के साथ वायु एवं प्रदूषण के लिए अधिनियम कब आया था। तो वायु एवं प्रदूषण के लिए अधिनियम जो आया था ये आपका 1981 में लाया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये आपका 1986 में लाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो किस अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1813 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार थे एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। लेकिन चाइना से व्यापार ये कंटिन्यू रहा था। साथ ही साथ इस अधिनियम में क्या हुआ था, इस अधिनियम में शिक्षा पर, किस पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपए, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई थी। और इसी जो अधिनियम आया था और इसी अधिनियम में ईसाई मिशनरी को भारत आने की परमिशन दी गई थी। किसको, ईसाई मिशनरीज़ को, ईसाई जो मिशनरीज थे इनको भारत आने की परमिशन दी गई थी। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें 1773 का अधिनियम, अधिनियम भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी हम आपको करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट 2-3 में और पीवाईक्यू सीरीज में भी करा चुके हैं। तो ये आपके 3 से 4 बच रहे थे, 1813, 1873 और 1858। तो इनको अभी आज हम डिस्कस करा देते हैं। तो जो 1773 का आया था, तो इसमें पहले क्या, बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कौन बना था पहला, तो ये जो हेस्टिंग था ये इसका गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। इसके साथ अगर हम 1858 की बात करें तो 1858 में क्या हुआ, तो 1858 में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत के प्रशासन को, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो 1858 का अधिनियम आया था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर दे दिया गया भारत के शासन को। तो भारत के शासन को क्या किया गया, तो भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंदर दे दिया गया। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, तो जो भारत के लिए राज्य सचिव पद था, जो भारत का राज्य सचिव का पद था वो इसी में लाया गया था। भारत में गवर्नर जनरल जो था वो गवर्नर जनरल को क्या किया गया, भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और दोहरे शासन का अंत किया गया। तो ये 1858 का अधिनियम था। ये आपका इम्पोर्टेंट अधिनियम बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है ये आपका कटक में स्थित है। अगर हम महत्वपूर्ण अनुसंधानों की बात करें तो कोयम्बटूर आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो कोयम्बटूर में क्या है, तो कोयम्बटूर में जो है वो गन्ना प्रजनन केंद्र है, गन्ना प्रजनन केंद्र। यहाँ पे कोयम्बटूर और लखनऊ में एक कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र है और लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में जो है वो गन्ना अनुसंधान केंद्र है और कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र है। साथ ही साथ अगर हम आलू अनुसंधान की बात करें तो आलू अनुसंधान ये आपका कहाँ पे है, तो आलू अनुसंधान ये आपका शिमला में है।
वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो है ये आपका कृषि अनुसंधान है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कृषि अनुसंधान है, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है ये आपका विंबलडन ओपन है। तो विंबलडन ओपन ये आपका सबसे पुराना टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1877 में विंबलडन ओपन की शुरुआत की गई थी और ये आपका ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसकी शुरुआत 1905 में की गई थी। सबसे नया यही टूर्नामेंट है जो कि आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन को 1851 में खेला गया था, मतलब शुरू किया गया था, और ये कहाँ पे, ये सॉइल पे खेला जाता है। और यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन जो है आपका 1881 में इसकी शुरुआत हुई, ये भी आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पे आपके दो खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन को आपको ऐसे याद रखना है, फ्रेंच के लोग गोरे होते हैं जिनको मिट्टी से डर लगता है, तो फ्रेंच ओपन ये आपका सॉइल से रिलेट हो जाएगा। बाकी आपके जो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, या तो आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, और विंबलडन जो है आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं। तो जो भारतीय की संविधान सभा थी इसमें कुल कितनी महिलाएं थी, तो इसमें टोटल 15 महिलाएं थीं। अगर हम इसमें महिलाओं की बात करें तो जो महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे ये 11 महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सबसे पहले किस महिला ने हस्ताक्षर किए थे, तो सबसे पहले जो अम्मू स्वामीनाथन थी, अम्मू स्वामीनाथन ये पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे और दक्षिण भारत की एकमात्र महिला थी। अगर हम इसमें महिलाओं की बात करें तो महिला इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आते हैं, और एक तो विजय लक्ष्मी पंडित जी का नाम आता है, विजय लक्ष्मी पंडित जिन्होंने इस्तीफा दे दिया गया था। साथ में सुचेता कृपलानी भी थी, इसी में थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री और पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसी के साथ इसमें राजकुमारी अमृत कौर भी थी, राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं। सरोजनी नायडू भी थी इसमें जिनका निधन हो गया था, और हंसा मेहता भी इसी संविधान सभा की महिला में थी। तो ये आपको कुल महिलाएं, प्रमुख महिलाएं हैं जो आपकी अक्सर पूछ ली जाती हैं कि इनमें से कौन संविधान सभा में महिला नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप लोग स्टैटिक जीके के लिए परेशान हो रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की हमारी ई बुक है, वो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस इसका जो है मात्र 49 रुपये रखा गया है। इसकी खासियत एक तो ये है कि आपको सेल्फ स्टडी मॉड्यूल के साथ प्रोवाइड कराई जा रही है, और डिफरेंट एग्जाम को एनालिसिस करते हुए मात्र 120 पेजों में इसको कंपाइल किया गया है, जो कि आपकी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो आप परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पर मिले थे। तो प्राग ऐतिहासिक मानव कि जो जीवाश्म थे ये कहाँ पे मिले थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा हथनौरा। हथनौरा में ये आपके प्राग ऐतिहासिक मानव के साक्ष्य मिले थे। भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका आपका एमपी में स्थित है, दमदमा ये आपका यूपी में आता है, लोथल जो है ये आपका गुजरात में स्थित है, और सबसे पुराना बंदरगाह भी है ये आपका लोथल। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो ये जो आपका आयोजन था ये आपका 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था, और दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। साथ में इनका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें इंडिया की रैंक क्या रही थी, तो इंडिया की जो रैंक रही थी पहले एशियाई खेलों में वो इंडिया की सेकेंड रैंक रही थी, और 15 गोल्ड जीते थे इंडिया ने। वहीं अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक इसमें जो थी वो जापान की रही थी। सेकेंड एशियाई खेलों की बात करें तो जो दूसरे एशियाई खेल हुए थे ये आपके कहाँ हुए थे, तो दूसरे एशियाई खेल जो थे ये 1954 में मनीला फिलीपींस में इनका आयोजन किया गया था। और तीसरे एशियाई खेलों की बात करें तो जो तीसरे एशियाई खेल थे ये आपके 1958 में टोक्यो में खेले गए थे। टोक्यो जो कि जापान में स्थित है, ये तीसरे एशियन गेम्स आपके टोक्यो में खेले गए थे। तो पहले 1951, दूसरे 1954, तीसरे 1958। पहला भारत में हुआ, दूसरा मनीला में हुआ, तीसरा कहाँ पे, टोक्यो जापान में हुआ। वहीं अगर हम भारत में बात करें तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन था वो 1982 में किया गया था, जिसमें इंडिया का रैंक क्या रहा था, जिसमें इंडिया का रैंक
जो था वो 5th रैंक था इंडिया का। वहीं 2023 में भी एशियन खेलों का आयोजन किया गया। 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। ये इनका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इनका आयोजन जो था वो चाइना में किया गया था। और जिसमें टॉप किसने किया? तो टॉप जो था वो चाइना ने ही टॉप किया। इंडिया ने कौन सी रैंक पे ख़त्म किया? तो इंडिया ने जो था ये आपका 4th रैंक पे ख़त्म किया था, जिसमें 28 गोल्ड इंडिया ने जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के हिंदी भाषा में काम के लिए बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दीपक दुआ को बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में अगर हम ओवरऑल लिटरेसी की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी भी केरल में ही है, और सबसे कम लिटरेसी कहाँ पे है? तो ये आपकी बिहार में है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो की बात करें तो ये आपका केरल में ही सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। और सबसे कम की बात करें यानी कि लो की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में ये आपका स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि जो नहीं होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो थी ये कब की गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पे जाने वाला राज्य कौन सा था? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवध, झांसी, सितारा और सिक्किम। जो हड़प नीति के अंतर्गत नहीं हड़पा गया था तो ये कौन सा राज्य था? तो ये अवध जो राज्य था ये हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था। इस पर क्या आरोप लगाए गए थे? क्योंकि जो आदिल शाही थे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, आदिल शाही थे, उनके पास पुत्र भी था, तो उनको कैसे, तो इनमें जो था वो प्रशासन न चलाने का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया गया था। और ये रिपोर्ट किसने दी थी? तो ये रिपोर्ट जो थी ये आउटरम के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। और अगर हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा जाने वाला कौन था? तो ये सितारा सबसे पहले इसको हड़पा गया था, बाद में झांसी, फिर ये आपका सिक्किम आता है। तो ये तीनों हड़प नीति के तहत हड़पे गए थे। अवध ऐसा राज्य था जिसपे प्रशासन उल्लंघन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट के द्वारा इसको हड़पा गया था। अगला प्रश्न आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा 1988 में ये आपकी सेबी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो भरतनाट्यम पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया गया था ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1910 में। अगला प्रश्न आता है 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये सबसे बड़ा रेलवे लाइन है। 2000 अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से भी यही सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 2025 की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो स्थान रहा ये कौन सा था? तो ये 151वां स्थान रहा। और जो 2024 में था वो 159वां स्थान था, तो पहले से बेटर ही हुआ है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या कहते हैं? तो ये सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं वो एएलयू के द्वारा ही किए जाते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी रेखा की गणना करना, इसी से सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। द फॉल ऑफ एन स्पैरो की आत्मकथा है। तो फॉल ऑफ एन स्पैरो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी सलीम अली की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया? तो नसीम अल बहर जो है ये भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो भारत और ओमान के बीच ये नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास किया जाता है। डैश एक संचार प्रोटोकॉल है।
तो ये कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है, तो ये आपका HTTP होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका HTTP का पूर्ण रूप भी होता है। वित्तीय वर्ष 2025 में किस बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के पॉइंट से। तो ये किसने किया है, तो पारादीप बंदरगाह जो है ये इसने रिकॉर्ड बना दिया है, शीर्ष स्थान पर रहा है कार्गो हैंडलिंग में। दिए गए विकल्पों में से परजीवी पौधे का चयन करें। तो इनमें से परजीवी पौधा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा अमरबेल। अमरबेल जो है ये एक परजीवी पौधा है। पृथ्वी की पपड़ी में धात्विक अयस्क किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में ये धात्विक अयस्क जो होते हैं ये आपके पाए जाते हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो प्रश्न है आपका, काकापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जो सम्मानित किया गया है ये आपका पुरंदर दास को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और आप सभी लोगों को बता दें, आप लोगों के NTPC के लिए हमने 10 स्पेशल मॉक टेस्ट एडवांस लेवल के प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा ऐप का, तो ऐप डाउनलोड करिए और ये आपके 10 NTPC के स्पेशल मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बाकी ई बुक आप लोग ख़रीदना चाहें तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप ख़रीद सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जिससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हम जॉब अपडेट्स वगैरह और जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। और ये जो PDF होता है वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी 20K में मात्र 100 सब्सक्राइबर कम रह गए हैं 20,000 सब्सक्राइबरों में, तो जल्दी से जल्दी ये 20,000 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा करा दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।